प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अच्छी बात यह है कि यदि अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लिया जाए तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाता है। कक्षा 12 में ये एक वैकल्पिक प्रश्नों का चैप्टर है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। हम सब जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनमें से सिर्फ दो की ही सरफेस हो सकती हैं, सॉलिड की या लिक्विड की। लिक्विड की सरफेस आपने देखी होगी कि मान लो घर में गिलास में पानी रखा है और यदि गिलास पर पानी लगकर हमने कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया है और फिर हम यदि उस गिलास पर देखें तो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर बहुत सारे धूल के कण क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। इसका मतलब है कि लिक्विड की सरफेस पर धूल के कण आकर क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं। इसी तरह कई सारे सॉलिड के ऊपर, सपोज ये बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर हम चॉक से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये भी बोर्ड के सरफेस पर होने वाली क्या है, क्रिया है। तो पहली चीज ये है कि सरफेस क्या होती है। तो दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली परिसीमा, दो स्टेट को अलग अलग करने वाली जो लिमिट है, जो परिसीमा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। सपोज कि ये गिलास है और गिलास में क्या रखा है, पानी रखा है, तो इसके ऊपर जो स्टेट है वो गैस है और इसके अंदर जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो परिसीमा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अकॉर्डिंग हम खासकर सॉलिड की सरफेस पर होने वाली एक्टिविटी और रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज दिस कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हमें तीन चीजों को पढ़ना है। पहली चीज है अधिशोषण, दूसरी है उत्प्रेरण और तीसरी है कोलाइड। यानी इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम किनके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अधिशोषण के साथ। अधिशोषण को इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब ये अधिशोषण होता क्या है, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि बोर्ड पर हम बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, छिद्र हैं, जिनकी फिलिंग हम इस चॉक के पाउडर से कर पा रहे हैं। तो ये बोर्ड के सरफेस पर होने वाली एक रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है और ये एक बहुत अच्छी पृष्ठीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल कही जा सकती है। हम देखते हैं कि घरों में तस्वीरों के ऊपर कई बार बहुत सारी धूल जम जाती है, वह भी तस्वीर के कांच पर होने वाली एक पृष्ठीय अभिक्रिया है। तो वह पृष्ठीय अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के ऊपर, एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, दुर्बल क्वांटम बल द्वारा जुड़ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ का अस्थायी रूप से जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अभी बात की कि बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं, चॉक से लिख रहे हैं। तो बोर्ड की जो सरफेस है जिस पर अधिशोषण की घटना संपन्न होती है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। यानी जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना संपन्न होती है वह अधिशोषक कहलाता है। और वह पदार्थ जो आकर अस्थायी रूप से जुड़ता है, जैसे बोर्ड है अधिशोषक तो चाक क्या है, अधिशोष है। तो जो अधिशोषक के ऊपर आकर बैठता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, अधिशोष कहलाता है। तो अधिशोषक के ऊपर अधिशोष का आकर बैठ जाना, जुड़ जाना, अधिशोषित हो जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। आप देखते होंगे कि घरों में जब हम चमड़े के बैग या लेदर की जैकेट लेकर आते हैं तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया निकलती है, बारीक सी सफेद कलर की पुड़िया निकलती है, इसमें छोटे छोटे से कण भरे होते हैं। वो कण काय के होते हैं, सिलिका जेल के। वो क्यों भरे जाते हैं, ताकि वो नमी और आर्द्रता से उन कपड़ों की, उन बैग की क्या कर पाते हैं, रक्षा कर पाते हैं। क्योंकि सिलिका जेल अपनी सरफेस पर आर्द्रता को क्या कर लेता है, रोक लेता है। काय का उदाहरण है, अधिशोषण का उदाहरण है। तो सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का यहाँ पर
अधिशोषण होना चाहिए। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का क्या होगा, अधिशोषण होगा। आप देखते हैं कई सारे लोगों को धूल या मिट्टी से क्या होती है, एलर्जी होती है। जब वो वाहनों पर जाते हैं तो अपने नाक के ऊपर एक मास्क लगा कर रखते हैं जिसमें सक्रिय चारकोल भरा होता है, जो विषैली गैसें या अशुद्ध गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, रोक लेता है और शुद्ध गैसों को ही अंदर जाने देता है। तो सिलिका जो सक्रिय चारकोल है उसके द्वारा जो विषैली गैसें हैं उनका क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, घरों में तस्वीर के ऊपर धूल का जमना भी क्या है, अधिशोषण का उदाहरण है। घरों में आप देखते हैं कि पानी की टंकी के ऊपर ढक्कन रखा होता है, जब हम उस ढक्कन को हटाते हैं तो उस पर जल वाष्प क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, वो भी अधिशोषण का उदाहरण है। यानी कुल मिला के अब आप अधिशोषण समझ गए होंगे कि अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ का आकर जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अब जो अधिशोषण है उसके होने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं कि अधिशोषण होता ही क्यों है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड पर चाक से लिख पा रहा हूं क्योंकि इस पर छोटे छोटे क्या हैं, छिद्र हैं। लेकिन यदि एक चिकना कांच है और चौक आपको दो और कहूं इस पर लिखो तो क्या लिखा जा सकता है, कहते ही नहीं। इसका कारण क्या है कि बोर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हें हम रसायन की भाषा में मुक्त संयोजकताएं कह सकते हैं। उन मुक्त संयोजकताओं के कारण ही अधिशोषक से अधिशोष्य पदार्थ आकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अधिशोषण होने का जो पहला कारण है वो क्या है, मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति। अब तस्वीर है और उसके कांच पर धूल आकर जम गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फोर्स तो काम कर ही रहा होगा जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। भले वो एक वीक फोर्स होगा और वो वीक फोर्स कौन सा होगा, दुर्बल बल कौन सा होगा, दुर्बल वान डर वाल बल। तो यदि पूछ लिया जाए कि अधिशोषण के मुख्य दो कारण क्या हैं, तो पहला कारण है मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति और दूसरा जो कारण है वो है अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच दुर्बल वान डर वाल बल की उपस्थिति। एक घटना और होती है जिसको हम अवशोषण के नाम से जानते हैं। जैसे ये बोर्ड पर लिखा हुआ है और यदि मैं फॉर्म लूं और फॉर्म से इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसको क्या कर दूं, मिटा दूं, तो क्या चौक का पाउडर फॉर्म के अंदर तक जाएगा, नहीं जाएगा, केवल सरफेस पर ही जाएगा, केवल सरफेस पर ही रिएक्शन करेगा। तो ये काय का उदाहरण होगा, अधिशोषण का। लेकिन यदि इसी फॉर्म को मैं पानी के अंदर डाल दूं तो हम क्या देखेंगे कि पूरा फॉर्म, चाहे उसकी सरफेस हो चाहे उसका अंदर का बल्क हो, पूरे का पूरा पदार्थ जो अधिशोष्य पदार्थ है वो अधिशोषक के अंदर तक समाहित हो जाएगा। यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के सरफेस के साथ साथ अंदर जाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। सपोज ये चौक है और इस चौक को यदि मैं नीली इंक में डाल दूं, एक इंक में डाल दूं तो क्या होगा, चौक को निकालने पर हम क्या देखेंगे कि चौक की जो सरफेस है वो पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, नीली हो जाएगी। लेकिन यदि मैं इसी चौक को तोड़ूंगा तो क्या देखूंगा कि इंक केवल कहां है, सरफेस पर है। यानी कौन सी घटना हुई है, अधिशोषण की घटना हुई है। चौक की सरफेस पर इंक का क्या हुआ है, अधिशोषण हुआ है। लेकिन हम देखेंगे चौक गीली जरूर पूरी हो जाएगी, यानी चौक द्वारा जल का क्या हो रहा होगा, अवशोषण हो रहा होगा। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बल्क तक, अंदर तक, स्थूल तक समाहित हो जाता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब एक पदार्थ की केवल सरफेस पर ही कोई क्रिया होती है तो वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। यदि अधिशोषण में अधिशोषक को अधिशोष्य से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। जैसे कि अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, चौक से लिखा है, डस्टर उठाया और मिटा दिया, तो ये घटना क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। सपोज कि तस्वीर पर धूल जमी है, कपड़ा मारा, अलग अलग कर दिया, अधिशोष्य से अधिशोषक को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये घटना क्या कहलाती है, विशोषण। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अधिशोषण पढ़ा, अवशोषण पढ़ा और क्या पढ़ा, विशोषण। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, अधिशोषण होगा। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का क्या होगा, अधिशोषण होगा। चारकोल द्वारा विषैली गैसों का क्या होगा, अधिशोषण होगा। चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण होगा। लेकिन यदि जल के अंदर अमोनिया गैस डाली जाए तो जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण होगा। सब लोग जानते हैं द्रव अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4OH। यानी अमोनिया जब जल से क्रिया करती है तो NH3+H2O = क्या हो जाता है, NH4OH। तो NH4OH कैसे बनता है, जल द्वारा अमोनिया के
अवशोषण से बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप कुछ बेसिक सी बातें सीख गए होंगे अधिशोषण के बारे में, अवशोषण के बारे में और विशोषण के बारे में। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास में जो भी वैकल्पिक प्रश्न बने हैं उन्हें अवश्य तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।